नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले एक तस्वीर प्रेसिडेंशियल सूट की। जी, ये तस्वीर सुल्तानपुर के एक होटल की है। जरा देखिए इस तस्वीर को। और यह प्रेसिडेंशियल सूट इसलिए यहां पर लिख दिया गया है क्योंकि 2013 14 दिसंबर राष्ट्रपति कोविंद यहीं ठहरे थे, तो होटल वाले ने अब इसका नाम ही प्रेसिडेंशियल सूट रख दिया है। यहां पर किराया बढ़ा दिया गया है। इस कमरे में आप रुकेंगे तो ज्यादा किराया देना पड़ेगा, लेकिन इससे कमाई नहीं करेंगे, बल्कि जो लाभ होगा, जो पैसे मिलेंगे ग्राहकों से, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिए जाएंगे। तो रन फॉर यूनिटी के लिए एक वक्त बतौर बीजेपी नेता उस वक्त रामनाथ कोविंद जी सुल्तानपुर गए थे। बहरहाल जिक्र दरअसल आज दस्तक में विकास की चकाचौंध और उन सब से उथली जमीन के मद्देनजर होगा जिस पर हर कोई खड़ा है और उसे लगता है वो सहूलियत के साथ खड़ा है। और ये ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लग ऐसा रहा है कि ना सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि बीते सालों साल देखते चले जाइए तो हिंदुस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने जैसी भी बदली हो, लेकिन भीतर का सच किस रूप में कैसे नजर आने लगता है एक घटना दुर्घटना से, उसी के मद्देनजर पहले समूचे देश पर एक नजर। ये तस्वीर हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के शहरों की तस्वीर, जहां कंक्रीट के जंगल हैं, झोपड़पट्टियों की कतार है, खुले आसमान तले जिंदगी है। करोड़ों की तादाद में रहते लोगों पर भूख इस तरह हावी है कि जीने का सौंदर्य शास्त्र होता क्या है यह कोई नहीं जानता। इंफ्रास्ट्रक्चर या जीने की न्यूनतम सुविधा भी कोई चीज होती है कोई नहीं जानता, क्योंकि संघर्ष जीने का है, जीने के लिए न्यूनतम का है। तो आंकड़ों में छलांग लगाते देश में शेयर बाजार का सेंसेक्स 30,000 पार कर भी जिंदगी को सुकून दे नहीं पाता। और आज जब पहली बार मुंबई के शेयर बाजार में निफ्टी भी 10,000 का अंक पार करते हुए दिखा, तो भी नजर मुंबई के घाटकोपर में गिरी 4 मंजिला इमारत पर ही जा टिकी। और बाढ़ में डूबे शहर दर शहर का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री के जरिए गुजरात में चरमराए इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाहे अनचाहे हर किसी की नजर गई ही, जहां 75 लोगों की जान जा चुकी है, 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो फिर शहरीकरण की कौन सी लकीर देश में खींची जा रही है, जिसमें वर्ल्ड बैंक से लेकर इकोनॉमिक सर्वे और मैकेंजी की रिपोर्ट से लेकर इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट बताती यही है कि देश के 700 शहरों की झोपड़पट्टियों में 20 करोड़ लोग रहते हैं। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्के घरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट तो बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शहरी गरीब भारत में ही रहते हैं। तो फिर शहरों के माध्यम से कौन सी लकीर किन लोगों के लिए खींची जाती है, ये देश के इकोनॉमिक सर्वे से भी समझा जा सकता है, जो बहुत साफ कहती है कि 2 करोड़ शहरी लोगों के लिए जो घर चाहिए उसमें 95.6% तो कमजोर तबकों की जरूरत है। यानी शहरों में जो रईस तबका रहता है उसकी सुविधाओं पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन जो गांव छोड़ रोजी रोटी की तलाश में शहर आ जाते हैं उनके पास सिवाय छत के कुछ नहीं होता। और ये छत कभी भी छिन सकती है, कभी भी जान पर आ सकती है, क्योंकि शहरों पर लोगों का बोझ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस अनुपात में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 37 करोड़ 70 लाख के करीब लोग शहरों में रहते हैं। हर बरस 1 करोड़ लोग गांव छोड़ शहरों में आ जाते हैं। और आने वाले वक्त में सिर्फ 13 बरस में ही शहर दर शहर उस विस्फोटक स्थिति में होंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ तो शहरों में मौत कोई मायने नहीं रखेगी। और शहरों को सुविधाओं के दायरे में लाने के लिए 2030 तक शहरों में 7 से 9 करोड़ स्क्वायर मीटर की जगह व्यावसायिक और रिहायशी तौर के लिए चाहिए। 250 करोड़ स्क्वायर मीटर सड़क की जरूरत होगी। 7,400 किलोमीटर की मेट्रो और सबवे की जरूरत होगी। तो जरा कल्पना कीजिए शहरों में बढ़ती तादाद और इन सब के बीच सुविधाओं की कमी, यानी शहरों में लोग सुविधाओं से रहें, शहरों में मौत ना हो, इसके लिए अगले 13 बरस में बीते 10 बरस में जितना भी काम हुआ उससे 20 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अन्यथा कहीं बाढ़ तो कहीं इमारतों के ढहने तले मौत खबर भी ना बन पाएगी।
यह हालात यकीनन विस्फोटक हो चले हैं क्या, या फिर विकास की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लग ऐसा रहा है कि जो सुविधा के साथ जी रहा है उस तक तो ठीक, लेकिन बाकी उस सुविधाओं के लिए सुविधा जुटाने में जुटे लोग की जिंदगी शायद शहरीकरण में दम तोड़ देती है। मुंबई शहर, सपनों का शहर, सच देखिए जरा। फोन पे बात कर रहा पापा के साथ, तभी ऑन द स्पॉट तभी हुआ। 3 सेकंड में ही बिल्डिंग ऐसे पत्ते के जैसा हिल के नीचे दब गई। मौत की यह बिल्डिंग मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। साईं दर्शन नाम की यह 4 मंजिला इमारत सुबह भरभरा कर गिरी तो 12 लोगों की जिंदगी लील गई, जबकि कई लोग घायल हो गए और अभी भी दर्जनों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लेकिन सवाल इतना पर नहीं कि इमारत कैसे गिरी, सवाल यह है कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इमारत में दर्जनों परिवार रह भी रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पर मैटरनिटी होम चल भी रहा था। बीएमसी की जांच में इसे खतरनाक माना भी नहीं गया और मैटरनिटी होम में पिछले दिनों जब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो बाकी रहने वाले महसूस भी करते रहे इमारत खतरनाक हो चली है। बच्ची अंदर है पर मैसेज मिला है कि वो सेफ है और उसको लेके गए हैं, और मेरी माँ जो है उसको राजावाड़ी में लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। छत चाहिए तो कहीं भी जिंदगी काटी जा सकती है, क्योंकि मुंबई शहर में जगह कम है, लेकिन कमाई के रास्ते बहुत हैं। लोगों की तादाद समुद्र को भी छोटा कर देती है, यानी न्यूनतम की ऐसी लड़ाई जहां छत की बुनियाद कोई नहीं देखता, और जब कच्ची बुनियाद या जर्जर इमारत ढहती है तो मौत की संख्या गिनने में वक्त अगली इमारत के गिरने के इंतजार की तरफ ले जाता है। मुझे अभी तक तो पता नहीं है, अभी एक आदमी बोल रहे हैं तो हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और हमारे जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के कापसे मैडम, उनको बोला है हम लोगों ने कि इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके उसमें कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यूं मुंबई में हजारों इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर है, लेकिन जर्जर जिंदगी के सामने इमारत की जर्जरता कहाँ मायने रखती है। मसलन रईस इलाके कफ परेड से लेकर सबसे घनत्व वाले इलाके मोहम्मद अली रोड के अलावे नागपाड़ा, कमाठीपुरा, भयखाला, शिवडी, मसगांव, लालबाग, परेल, दादर, घाटकोपर, विक्रोली, इन तमाम जगहों पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा इमारतें जर्जर हैं जो कभी भी गिर सकती है। बीएमसी के मुताबिक पूरी मुंबई में 16,000 जर्जर इमारतें हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन जिस मुंबई के हालात इतने जर्जर हों कि 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदा होकर भी कब्रिस्तान में रहने को मजबूर हों, उस मुंबई का असल सच तो यह भी है कि रहने को जगह नहीं। यानी शहरीकरण की मार से पीड़ित मुंबई में काम, रोजगार और अपने ख्वाबों को जीने की कोशिश तले लोगों का आना अब भी जारी है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि 1971 में मुंबई की आबादी महज 80 लाख थी, जो अब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गई है। इस आबादी में 1 करोड़ आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। 60 लाख से ज्यादा लोग एक कमरे के घर में ही काम चलाते हैं। यानी सच यही, जिंदगी दांव पर लगाकर मुंबई में जी लें या फिर जिंदगी सुरक्षित रखकर 2 जून की रोटी की जुगाड़ मयस्सर भी ना हो। क्या हर हालात मौत की तरफ ढकेल रहे हैं? यानी शहरीकरण का मतलब सिर्फ न्यूनतम का जुगाड़ करना भर है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा स्लम महाराष्ट्र में ही है, तकरीबन 35%। देश में सबसे ज्यादा शहरी गरीब महाराष्ट्र में ही है। मुंबई में 80% आबादी स्लम के ढेर पर रहती है और मुंबई के जर्जर इमारतों की कीमत भी करोड़ों में है, और जब तक इमारत ढहती नहीं तब तक लाखों की कमाई भी करा देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बेपरवाह शहर में मौत होती कैसे है, यह आईआईटी मुंबई की रिसर्च से भी समझा जा सकता है। 2015 में वायु प्रदूषण के चलते सिर्फ दिल्ली मुंबई में 30 बरस से ज्यादा की उम्र के 80,656 लोग बेवजह काल के गाल में समा गए। इतना ही नहीं, एयर पोल्यूशन से हुई बीमारियों से निपटने में इन दोनों शहरों को करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च भी करने पड़े। लेकिन काल के ग्रास में समाते शहरी गरीबों से उपजा एक सच यह भी है कि मुंबई में प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 से ज्यादा हो गई है, जो देश के टॉप शहरों में आता है। यानी शहरीकरण मौत का ऐसा दरवाजा है जो चकाचौंध तले दफन होने की जमीन को बनाता भी जाता है, और मौत के बाद दफन की जमीन पर कोई दूसरा उस जमीन का ही बेताबी से इंतजार करते हुए सामने आ खड़ा होता है फिर से दफन होने के लिए, और दफन होने की कतार शहर दर शहर लगातार लंबी होती जा रही है। यह महज भूल भुलैया है या एक ऐसी होड़ है
जिसमें रास्ता कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा। विकसित राज्यों के फहरिस्त में पलटे तो गुजरात का भी नंबर आता है और गुजरात में बीते दिनों सबसे ज्यादा शहर बने। आइए वहां लिए चलते हैं आपको। शहर दर शहर हालात देखिए, पानी में डूबे हुए हैं। नक्शे पर उभरते गुजरात के शहर दर शहर बाढ़ में डूबे हुए हैं। मरने वालों की तादाद 75 तक पहुंच चुकी है। 100 से ज्यादा गांव खाली भी करा दिए गए। 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। यानी गुजरात में क्या शहर क्या गांव, पानी ने अपने दायरे में जब आबादी को लेना शुरू किया तो गांव से ज्यादा वही शहर सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आए, जहां लोग गांव छोड़कर आ बसे थे क्योंकि शहरीकरण का मसला था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर या आबादी को समेटने में इतने मशगूल हर कोई कि पानी शहर में आए तो निकासी हो कैसे, निकासी के रास्ते कोई रुकावट ना हो या रिहाइश के बोझ तले गायब ही हो गया। और ये है मंत्रियों पर हेलीकॉप्टर आया था, लेकिन वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिली और वो कहता पुरुष की सुविधा मिल रही है। कितनु पानी હતું રાત્રે? 3 માથોડા। 3 माथोड़ा मतलब होता है कि 3 लोग खड़े हो जाए एक दूसरे के ऊपर, उतना पानी था। ये तस्वीर बनासकांठा की है, जहां शहरीकरण की रफ्तार बीते 10 बरस में 50% से भी ज्यादा तेजी से रही। जमीन खूब महंगी हुई, मकान खूब बिके और ये तस्वीर बताती है कि पहली मंजिल तक भी पानी भरा पड़ा है और जिंदगी के लिए बारिश के बीच लोग अपने घरों की छतों पर सहारा लिए हुए हैं। यानी जब मकान बना रहे थे, इस इलाके का शहरीकरण हो रहा था, तो किसने सोचा होगा हालात ऐसे होंगे। गुजरात एक प्रदेश है जहाँ पर शहरीकरण में ये काफ़ी आगे है। तो हम जहाँ पर शहरीकरण करते जा रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो अपने जो नेचुरल ड्रेनेज थे उनको हमने डिस्टर्ब किया है। तो एक वक्त आदिवासी इलाका बनासकांठा का शहरीकरण इसलिए भी तेजी से हुआ क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ है। लेकिन शहरीकरण में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया ही नहीं गया, तो एक तरफ बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ राजस्थान के ही सिरोही और माउंट आबू में हुई भारी बारिश के चलते इस पूरे इलाके में चारों ओर से पानी ही पानी आ गया। वहीं बनास नदी और सीपू दोनों ही नदियां उफान पर। सीपू और दांतेवाड़ा बांध अपने खतरे के निशान पर है, जिसके चलते वहां से पानी छोड़ा जाएगा और इस वजह से 100 से ज्यादा गांव खाली करने के आदेश भी दे दिए गए। रात को 11 बजे यहाँ पे बनास नदी का पानी आया था। आसपास के जो गांव है वो खारिया है, रूनी है, चांगा है, यहाँ पे जामपुर है, वहाँ के पूरी तरह से गांव के लोग हैं अभी भी छत पे। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है उनका काम अच्छा नहीं हुआ। एनडीआरएफ की टीम सिर्फ राणकवाड़ा गांव में खड़ी हुई है। मुश्किल यही है, आखिर में नजर चली जाती है रेस्क्यू टीम पर। एनडीआरएफ की 6 टीम है, सेना के हवाले स्थिति कर दी गई है, लेकिन जब शहरीकरण हो रहा होता है तो कोई ध्यान क्यों नहीं देता। 10 दिन पहले ही मुंबई में राम जेठमलानी के बाथरूम की छत गिर गई, बीएमसी में शिकायत हुई, जांच हो रही है। यह एक स्थिति हिंदुस्तान की एक तस्वीर है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है। लोग गांव छोड़ते हैं, नौकरी की खोज में शहर में जाते हैं और इसमें आदिवासियों के बाद पहला नंबर दलितों का आता है। तो देश में जिस दिन सर्वोच्च संवैधानिक पद की कमान एक दलित ने संभाली, उसी दिन दुर्भाग्य से आंध्र के पश्चिमी गोदावरी जिले के 300 दलित परिवार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। वजह ऊंचे तबके के लोगों का भेदभाव। इन दलित परिवारों का आरोप कि बीते 3 महीने से ऊंचे तबके के उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। मामला शुरू तब हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर दलित परिवारों ने अम्बेडकर की मूर्ति गांव में लगाई, जिसका विरोध ऊंचे तबके ने किया। पहले विरोध फिर हटा भी दिया। इतना ही नहीं, ऊंचे तबके ने दलितों को अपने यहाँ काम देना बंद कर दिया। तो दलित तबके के भीतर ये सवाल भी उठा, काम नहीं मिलेगा तो फिर खेत छूटेंगे, पाबंदी लगेगी, पलायन करना पड़ेगा। यानी दलित मुद्दा सिर्फ उत्पीड़न भर का नहीं, मुद्दा दलित को 2 जून की रोटी के लिए गांव घर छोड़ने का भी है। और सच तो देश का यही है कि 18% दलितों को विस्थापन का दर्द पेट की खातिर करना पड़ता है। और दलित विस्थापन का मतलब होता क्या है?
ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स की सुविधाओं के लिए बन रहे ढांचों को बनाने में हजारों दलित मजदूर क्या बंधुआ मजदूर थे, ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑम्बड्समैन की नियुक्ति की तो पता चला काम कर रहे 1.5 लाख मजदूरों में तकरीबन 30,000 बंधुआ मजदूर थे। ठेकेदार इन्हें बगदाद भेजे जाने के लालच देकर लाए थे और इन आदिवासी दलित मजदूरों से जब पूछा गया उन्होंने ठेकेदार की बात क्यों मानी, तो उन्होंने कहा उनका बचपन हीराकुंड या ऐसी ही परियोजनाओं और औद्योगिकरण की वजह से हुए विस्थापन की भेंट चढ़ा दिया गया था। ऐसे में बेहतर नौकरी की बातों के कारण वे आसानी से ठेकेदार के जाल में फंस गए। यानी दलितों के लिए रोजी रोटी का सवाल घर पर भारी रहा। लेकिन बदलते दौर में दलितों के यहाँ रोटी खाने का सिलसिला जो चल निकला, उससे सियासत तो साधी गई, लेकिन दलितों का हित कितना हुआ? क्योंकि दलितों के घर रोटी खाने की राजनीति के बीच की असलियत है क्या, यह उन लोगों से ही सुन लीजिए जो पिछले ही दिनों बीजेपी अध्यक्ष के दलित के घर खाना खाते वक्त बाहर खड़े थे। नहीं, वैसे कचरे की गाड़ी आती तो है, लेकिन वो घर घर का लेके जाती है, रोड का नहीं लेके जाती। जो कचरा तो रहता है ये रोड पे जमा हुआ। नालियों का पानी ऐसे बह रहा है, बहुत ज्यादा बह रहा है। हम इतना परेशान हो रहे हैं, आने जाने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। हमारे कोई भी मेहमान आता नहीं है, मेहमान आते देख के चले जाते। आज ये VYP मूवमेंट आया है तो इस वजह से ये साफ सफाई हो गई, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये जयपुर का सुशीलपुरा इलाका है जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रमेश आर्या के घर आकर खाना खाया। पर इस इलाके में इतनी गंदगी है, नाले खुले हुए हैं, सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई हैं। तो क्या दलित सिर्फ राजनीति की बिसात का मोहरा है? और पलायन जब दलितों का होता है वह भी रोटी के लिए, तो रोटी दलित के घर खाकर इस देश की राजनीति क्या विकास का ढोल पीट सकती है? हो जो भी, हालात बदतर तो है। जयपुर में देव वाधवन के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। विकास की भूल भुलैया इसलिए क्योंकि स्वच्छता अभियान का नारा आप सुन रहे हैं, लेकिन हर शहर दर शहर कचरा इस देश में कितना आता है यह भी सुन लीजिए। बात से भी यह समझा जा सकता है कि भारत के शहरों में तकरीबन 1,60,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा हर दिन निकलता है और CAG की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर बरस 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा, तो 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा, 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा। ये एक ऐसी भूल भुलैया है